चाइनीज रिवॉल्यूशन चीन का लंबा इतिहास रहा है और अधिकांश ऐतिहासिक काल में यूरोप से अधिक उन्नत रहा है। लेकिन 1900 तक चीन कई मोर्चों पर पिछड़ चुका था। इसके पतन का एक प्रमुख कारण 1650 से शुरू हुआ मांचू राजवंश का लंबा भ्रष्ट और अयोग्य शासन था। जमींदार वर्ग ने विद्वान अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें मंदारिन कहा जाता था, जिन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के बल पर स्थापित व्यवस्था की रक्षा की। आम जनता यानी किसान उच्च किराए, उच्च करों और भूमि की कमी से पीड़ित थे। कृषि उत्पादन स्थिर था। खेती योग्य क्षेत्र घनी आबादी वाले थे और एक खेत का औसत आकार 1 एकड़ से भी कम था। यद्यपि चीन में कोयला और लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में थे, फिर भी औद्योगिक विकास धीमा था। दमनकारी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था ने 19वीं शताब्दी में कई विद्रोहों को जन्म दिया। इसमें सबसे गंभीर था ताइपिंग विद्रोह 1850 टू 1864। सरकार को इसे कुचलने में 14 साल लग गए, जो सरकार की कमजोरी का संकेत था। बढ़ते यूरोपीय दबाव, पहले अंग्रेजों से और फिर फ्रांसीसियों, जर्मनों, रूसियों और अमेरिकियों से, ने चीन को बंदरगाहों पर व्यापारिक अधिकार विदेशियों को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने चीन के खिलाफ 2 बार युद्ध किया। अफीम युद्ध यह विदेशियों के लिए अनुकूल समय था, क्योंकि चीन ताइपिंग विद्रोह में उलझा हुआ था और कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता था। यूरोपीय नियंत्रण वाला क्षेत्र हांगकांग से पोर्ट ऑर्थर तक फैला हुआ था। संघाई विशेष रूप से एक समृद्ध बंदरगाह बन गया। सन 1894 में नवविकसित जापान द्वारा आक्रमणकारी कार्रवाई शुरू करने पर चीन की कमजोरी स्पष्ट हो गई। सन 1895 की शांति संधि के तहत फॉर्मोसा जापान को सौंप दिया गया और कोरिया स्वतंत्र हो गया। इसके बाद हजारों यूरोपीय व्यापारियों ने चीनी व्यापार का दोहन करना शुरू कर दिया। ईसाई मिशनरी चीन पहुंचे और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। यूरोपीय गतिविधियों और स्थानीय प्रशासन में उनके हस्तक्षेप ने चीनियों के बीच विदेशियों के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। सन 1900 में विदेशियों की घुसपैठ से उत्पन्न असंतोष के साथ साथ लगातार 2 बार फसलें खराब हुई और पीली नदी में विनाशकारी बाढ़ आई। इसी दौरान बॉक्सर विद्रोह भड़क उठा। बॉक्सर विद्रोह 7 सितंबर 1901 को बॉक्सर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। समझौते की शर्तों के अनुसार बीजिंग की रक्षा करने वाले किलों को नष्ट किया जाना था। विद्रोह में शामिल बॉक्सर विद्रोहियों और चीनी सरकारी अधिकारियों को दंडित किया जाना था। विदेशी दूतावासों को अपनी रक्षा के लिए बीजिंग में सेना तैनात करने की अनुमति दी गई थी। चीन पर 2 वर्षों के लिए हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और संबंधित विदेशी राष्ट्रों को 33 करोड़ डॉलर से अधिक का हर्जाना देने पर सहमति हुई थी। अक्टूबर 1911 में वुचांग में सैनिकों के बीच विद्रोह भड़क उठा। इसे क्रांति की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। विद्रोहियों ने जल्द ही वुचांग की टकसाल और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और एक के बाद एक शहर ने मांचुओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांति यांगजी घाटी में भड़की और जल्द ही मध्य और दक्षिण चीन के अधिकांश हिस्सों में फैल गई। 1912 के नव वर्ष के दिन
विद्रोह में शामिल प्रांतों ने नानकिंग को राजधानी बनाकर एक गणतंत्र की घोषणा की। विद्रोह की खबर सुनकर सन यात सेन संघाई पहुंचे और तुरंत ही नव चीनी गणराज्य के अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए। युआन सिह काय, जो पहले मांचू प्रशासन में मंत्री रह चुके थे, को उनके शिशु पुत्र की ओर से कार्यवाहक शासक ने विद्रोह को संभालने के लिए वापस बुलाया। लेकिन जनता के मिजाज को भांपते हुए युआन ने सम्राट को पद त्यागने की सलाह दी। 12 फरवरी 1912 को त्याग पत्र जारी किया गया और मांचू राजवंश चीनी राजनीतिक मंच से गायब हो गया। अगले महीने एकता के हित में सन यात सेन ने युआन के पक्ष में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि युआन का सेना पर पूर्ण नियंत्रण था। अब हम जानते हैं ताइपिंग रेबेलियन। ताइपिंग, जिसका अर्थ है महान शांति, विद्रोह की शुरुआत एक किसान विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह एक क्रांतिकारी आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसका नेतृत्व किसान परिवार के शिक्षक हंग ह्विन चुआन ने किया। उन्होंने लोगों के बीच समानता का उपदेश दिया, भूमि के समान बंटवारे और पुरानी सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने पर जोर दिया। 1853 में आंदोलन के सदस्यों की संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई और वे नानकिंग पर कब्जा करने और देश के 40% हिस्से को अपने राज्य के रूप में प्रशासित करने में सफल रहे। लेकिन ताइपिंग नेतृत्व ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा आपूर्ति किए गए आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना अधिकारी मेजर गार्डन के नेतृत्व में पुनर्गठित शाही सेना ने विद्रोह को कुचल दिया। नानकिंग को 1864 में वापस प्राप्त कर लिया गया। अब हम जानते हैं ओपियम वॉर्स। चीन द्वारा अवैध अफीम व्यापार को दबाने के प्रयास का यही परिणाम था, क्योंकि चीनी नशे की लत से होने वाली मानवीय क्षति घातक थी। ब्रिटिश व्यापारी चीन में अफीम की आपूर्ति का प्राथमिक स्रोत थे। प्रथम अफीम युद्ध 1842 के अंत में हस्ताक्षरित नानकिंग संधि ने ब्रिटेन के लिए द्वार खोल दिए। चीन ने हांगकांग को सौंप दिया और हर्जाना अदा किया। पहला युद्ध शुरू हुआ जब चीनी अधिकारियों ने कैंटन में लंगर डाले ब्रिटिश पंजीकृत जहाज एरो पर धावा बोला और समुद्री डकैती के आरोप में चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जहाज चीनी था और चालक दल भी चीनी थे, लेकिन हांगकांग सरकार से मिले परमिट के कारण जहाज पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था। दरअसल परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ब्रिटिश सरकार, जो युद्ध का बहाना ढूंढ रही थी ताकि चीन को और अधिक व्यापारिक रियायतें देने के लिए मजबूर कर सके, ये एक युद्धपोत भेजकर जवाब दिया। लड़ाई छिड़ गई और फ्रांस ने एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या फरवरी 1857 का बहाना बनाकर ग्रेट ब्रिटेन का साथ दिया। इस बार ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने बीजिंग में समर पैलेस को नष्ट कर दिया। अंततः 1860 में चीन ब्रिटिश सैन्य शक्ति के आगे झुक गया और बीजिंग समझौता हुआ। इस समझौते ने चीनी बंदरगाहों को व्यापार के लिए खोल दिया, विदेशी जहाजों को यांगजी नदी में जाने की अनुमति दी और विदेशी मिशनरियों को चीन के भीतर स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति दी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने चीन के भीतर ब्रिटिश अफीम के कानूनी व्यापार की अनुमति दी। अब हम जानते हैं बॉक्सर रेबेलियन। बॉक्सर विद्रोह 1899 टू 1901। बॉक्सर एक चीनी गुप्त संगठन का नाम था जिसे विदेशियों ने यिहेक्वान धार्मिक और सामंजस्यपूर्ण मुट्ठी के नाम से पुकारा था। हालांकि बॉक्सर समाज के सभी वर्गों से आए थे, लेकिन उनमें से कई किसान थे, विशेष रूप से सांडोंग प्रांत से, जो प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त था। बॉक्सरों का मूल उद्देश्य मंचू राजवंश और चीन में विशेषाधिकार प्राप्त पश्चिमी लोगों का नाश करना था। बॉक्सरों ने चर्चों और विदेशी आवासों को जला दिया और संदिग्ध चीनी ईसाइयों को देखते ही मार डाला। एक बहुराष्ट्रीय सेना ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया, जबकि महारानी और उनका दरबार भाग गए। लगभग 1 लाख लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकांश नागरिक थे, जिनमें हजारों चीनी ईसाई और 200 से 250 विदेशी नागरिक, ज्यादातर ईसाई मिशनरी शामिल थे। युआन शिहकाई अनपॉपुलैरिटी। युआन शिहकाई का अनलोकप्रियता। अपने 4 वर्षों के शासनकाल में युआन शिहकाई ने यह साबित कर दिया कि वे लोकतंत्र और गणतंत्रवाद दोनों के विरोधी थे। युआन ने कुओमिंतांग राष्ट्रवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके नियंत्रण वाले प्रांतों पर कब्जा कर लिया। 10 अक्टूबर 1913 को युआन को पूर्णतः राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया गया। ठीक 3 महीने बाद उसने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और उसकी जगह एक राजनीतिक परिषद बनाई, जिसने एक संवैधानिक समझौता तैयार किया, जिसके तहत राष्ट्रपति को तानाशाही शक्तियां दी गई। युआन को आजीवन राष्ट्रपति बना दिया गया। युआन तब अलोकप्रिय हो गया जब उसने मंचूरिया और शांतुंग पर आर्थिक नियंत्रण रखने की जापानी मांग मान ली। 1916 में युआन की मृत्यु के बाद एक नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अगले 12 वर्षों तक सरकार केवल नाम मात्र की ही केंद्रीय सरकार थी। यह अव्यवस्था का दौर था। इसी समय के आसपास चीन में उत्तरी भाग में मार्क्सवादी विचारों को समर्थन मिल रहा था, जो संघाई और कैंटन के बीच के तटीय शहरों में सुन यात सेन की गतिविधियों के समानांतर चल रहा था। अब हम जानते हैं सन यात सेन के बारे में। सन यात सेन 1866 टू 1925 एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर सन यात सेन ने मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टर बने। राजनीति में उनकी रुचि ने उन्हें 1895 में किंग सरकार के खिलाफ विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यह विद्रोह असफल रहा और सन यात सेन को अगले 16 वर्ष निर्वासन में बिताने पड़े। उन्होंने अपना समय विदेशों में रहने वाले चीनी छात्रों और अन्य लोगों के बीच अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने में व्यतीत किया। 1905 में उन्होंने टोक्यो में एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जो बाद में कुओमिंतांग या राष्ट्रीय जन पार्टी के नाम से जाना गया। सन यात सेन ने 3 सिद्धांतों का समर्थन किया। सिद्धांततः राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद। 1894 में सन यात सेन ने चीन पुनरुत्थान समाज की स्थापना की, जिसने असमान संधियों का विरोध किया, जैसा कि चीनी लोग विदेशी शक्तियों द्वारा चीन पर थोपी गई 2 संधियों को कहते थे। समाज का विस्तार हुआ और इसने युवाओं को आकर्षित किया। 1912 तक
इसका नाम बदलकर कुओमिंतांग हो गया था। संगठन के प्रेरक सन यात सेन एक गणतंत्र चाहते थे, न कि संवैधानिक राजतंत्र। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युआन शिहकाई की मृत्यु के साथ ही देश विभिन्न शक्तियों द्वारा समर्थित प्रतिद्वंदी चीनी जनरलों के बीच विभाजित हो गया। कई बुद्धिजीवियों को इस स्थिति को समाप्त करने के लिए अमेरिकी उदारवाद पर भरोसा था, लेकिन उनकी अपेक्षा के विपरीत परिणाम आने पर वे निराश हुए। लाखों लोगों ने रैलियों और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त की, जिनमें छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई। 1917 की रूसी क्रांति के बाद मार्क्स और लेनिन के लेखन और भाषण बुद्धिजीवियों के बीच लोकप्रिय हो गए। चीन के उभरते औद्योगिक श्रमिक वर्ग की शक्ति बढ़ने और हड़तालों और बहिष्कार के माध्यम से इसे प्रदर्शित करने के साथ ही मार्क्सवाद में रुचि भी बढ़ी। 1918 में पेकिंग विश्वविद्यालय में मार्क्सवाद अध्ययन समिति का गठन किया गया। इसमें भाग लेने वाले छात्रों में माओ त्से तुंग नाम का एक युवा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष भी शामिल था। 1922 में चीन में हड़तालों की एक पूरी श्रृंखला चली। हांगकांग में लगभग 2000 नाविकों ने मार्शल लॉ की घोषणा की परवाह न करते हुए काम बंद कर दिया। यह जल्द ही 1,20,000 श्रमिकों की एक आम हड़ताल में बदल गया, जिसने मालिकों को शांति का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। हांगकांग में ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों में ब्रिटिश पुलिस और श्रमिकों के बीच हुई झड़पों का अंत इस रूप में हुआ कि एक सरदार ने हड़ताल कर रहे 35 रेल श्रमिकों को गोली मार दी और एक यूनियन इकाई सचिव को फांसी दे दी। ऐसे दमनकारी उपायों ने श्रमिक वर्ग आंदोलन की प्रगति को तो रोक दिया, लेकिन प्रतिरोध की भावना को नष्ट नहीं कर सका। इसके विपरीत इसने वर्ग चेतना के स्तर को और अधिक बढ़ा दिया। इस समय तक सन यात सेन ने संवैधानिक सरकार स्थापित कर ली थी, लेकिन उसकी स्थिति कमजोर थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कुओमिंतांग पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ ने माइकल बोरोडीन को चीन भेजा। एक अनुभवी कम्युनिस्ट होने के नाते बोरोडीन ने कुओमिंतांग को एक केंद्रीकृत जनदल के रूप में पुनर्गठित किया और क्रांतिकारी सेना के निर्माण में सहायता की। सोवियत अधिकारियों की सहायता से कैंटन के पास ह्वेम्पोआ सैन्य अकादमी की स्थापना की गई। इसके पहले निदेशक चियांग काई शेक थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच गठबंधन बनने के कारण राजनीतिक गतिविधियों के प्रभारी कर्मचारियों में चाओ एन लाई भी शामिल थे। अब हम जानते हैं माओ त्से तुंग के बारे में। माओ त्से तुंग 1893 टू 1976। माओ का जन्म दक्षिण पूर्वी चीन के हुनान में हुआ था। उनके पिता एक धनी किसान थे और मांचू राजवंश के कट्टर समर्थक थे। माओ ने क्रांति के वर्ष 1911 में चांगशा के जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। वे क्रांतिकारी सेना में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही सेना छोड़कर चांगशा के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में दाखिला ले लिया। वे 1918 तक वहीं रहे और पुस्तकालय में समय बिताते रहे। इसके बाद वे पेकिंग चले गए और पेकिंग विश्वविद्यालय में सहायक लाइब्रेरियन के रूप में कार्य किया। अगले वर्ष माओ ने हुनान के एक आयोजक के रूप में अपनी पूर्ण राजनीतिक गतिविधियां शुरू की
और एक कट्टर कम्युनिस्ट के रूप में उभरे। कुओमिंतांग और चियांग काई शेक। कुओमिंतांग और चियांग काई शेक 1925 में सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग का गठन कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर किया गया, लेकिन इसने कम्युनिस्ट नीतियों को नहीं अपनाया। कुओमिंतांग का नेतृत्व च्वांग काई शेक कर रहे थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी माओ त्से तुंग और चाओ एनलाई के नेतृत्व में थी। कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाया और अपनी सेना के लिए नए सदस्य जुटाए। कुओमिंतांग जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। चियांग काई शेक ने कैंटन से उत्तरी अभियान के नाम से प्रसिद्ध अपना अभियान शुरू किया और 1925 के अंत तक उन्होंने हांगकांग पर कब्जा कर लिया। मार्च 1927 तक जब अभियान संघाई के करीब पहुंच रहा था, 6 लाख श्रमिकों की एक आम हड़ताल छिड़ गई और यूनियनों ने शहर पर नियंत्रण कर लिया। चियांग काई शेक ने कैंटन में कई कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके और यूनियनों को परेशान करके पहले ही श्रमिक आंदोलन को कुचल दिया था। संघाई में विजय विद्रोह बलों को शहर सौंपने की अनुमति देने के बाद उन्होंने धोखे से धनी चीनी व्यापारियों के साथ मिलीभगत करके आपराधिक गिरोह के लिए व्यवस्था की। विदेशी शक्तियों के प्रतिनिधियों ने मुख्य वामपंथी यूनियनों के कार्यालयों पर तड़के हमला किया। मजदूरों के पहरेदारों को निहत्था कर दिया गया और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनों पर मशीन गनों से गोलियां चलाई गई और हजारों कार्यकर्ता लड़ते हुए मारे गए। धनी व्यापारियों और वित्तपोषकों के इशारे पर चियांग काई शेक ने कुओमिंतांग पार्टी से सभी कम्युनिस्टों को निकाल दिया। 1928 में वह बीजिंग पर कब्जा करने में सफल रहे। चीन में एक बार फिर केंद्रीय सरकार स्थापित हुई, लेकिन अगले 18 वर्षों में उनकी सरकार भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए कुख्यात हो गई थी। माओ को पता था कि शहर पर कुओमिंतांग की पकड़ बहुत मजबूत है, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा किसानों को संगठित करने पर केंद्रित की। वे कियांगसी और हुनान प्रांतों की सीमा पर स्थित दुर्गम पहाड़ों में चले गए। माओ और उनके साथी अगले 7 वर्षों तक यहीं रहे। माओ की सेना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 5 नरसंहार अभियानों के बावजूद कुओमिंतांग कभी भी पहाड़ों में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर पाई। कम्युनिस्टों के इन नए अड्डों में उन्हें चियांग काई शेक के हमलों से सुरक्षा मिली और जापान से लगातार बढ़ते खतरे तथा युद्ध सरदारों के हमलों से निपटने में भी उन्हें लाभ हुआ। हम जानते हैं माओ का लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट ठिकानों के चारों ओर मजबूत चौकियों का एक घेरा बना लिया था। इसीलिए माओ हुनान से निकलकर किसी सुरक्षित इलाके में जाना चाहते थे। इसी वजह से 1934 में कम्युनिस्ट सेना ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसे बाद में लॉन्ग मार्च के नाम से जाना गया। इस मार्च में शामिल लोगों को कुओमिंतांग सेनाओं, स्थानीय सरदारों और विरोधी कबीलों के लोगों की तरफ से लगातार परेशान किया जाता रहा। कुओमिंतांग टुकड़ियों की मशीन गन की गोलियों और नदी की जोरदार गड़गड़ाहट ने मार्च करने वालों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। इस यात्रा पर निकले 1 लाख लोगों में से 1935 के आखिरी में उत्तरी सेंसी तक पहुंचने वालों की संख्या महज 20,000 ही थी। इन लोगों ने लगभग 6,000 मील का सफर तय किया था। जल्द ही दूसरी कम्युनिस्ट सेनाएं भी उनके साथ आ मिली
और 1937 आते आते माओ तुसे तुंग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग के शासक बन चुके थे। माओ ने सैंसी और गांसू के गांव में मजदूर और किसान परिषदों का गठन किया और इसी के साथ चीन पर कम्युनिस्टों के पूर्ण अधिकार की नींव रख दी गई। अब हम जानते हैं जापानी आक्रामकता और उसके परिणाम। जापानियों ने उत्तरी चीनी प्रांतों पर अपना कब्जा जारी रखा और मंचूरिया को एक सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया। माओ का मानना था कि कुओमिंतांग को जापानियों से लड़ने के लिए एकजुट रखने हेतु कुछ समय के लिए चियांग काय शेक का रहना आवश्यक था। इस व्यवहारिक नीति के परिणाम स्वरूप कम्युनिस्टों पर हमले धीरे धीरे कम होते गए। हालांकि जापानी विस्तार के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाया गया। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुओमिंतांग की सेनाएं आसानी से हार गई और जापानियों ने चीन के पूर्वी आधे हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चियांग काय शेक की राजधानी को चोंगकिंग स्थानांतरित करना पड़ा। कम्युनिस्टों की जीत। कम्युनिस्टों की जीत 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा के साथ ही चीन के दोनों गुटों ने जापानी कब्जे वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए तुरंत कदम उठाए। इस होड़ के दौरान यूएसए ने दोनों पक्षों को बातचीत करने की सलाह दी। 1946 के दौरान जनरल जॉर्ज मार्शल ने 2 बार युद्ध विराम के लिए बातचीत की, लेकिन दोनों ही प्रयास असफल रहे। यूएसए से मिले भारी समर्थन के चलते कुओमिंतांग सरकार का प्रशासन, बंदरगाहों और संचार व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण था। लेकिन कुओमिंतांग के सैनिक, जिनमें ज्यादातर किसान थे, हताश और असंतुष्ट थे। दूसरी ओर माओ की सेना का मनोबल ऊंचा था और उसमें अनुशासन भी बेहतर था। जब गृह युद्ध छिड़ा तो चियांग काय शेक की सेना बिखरने लगी और उनके जनरल पाला बदलने लगे। एक एक करके शहर उनके हाथ से निकलते गए। 1949 के अंत तक चियांग काय शेक मुख्य भूमि छोड़कर ताइवान भाग गए और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई।